Hello everyone, welcome to ChemPoint, and today our topic is D and F block element, which is chapter of class 12th, and this is chapter 8 of class 12th, and this is our lecture second, or we can say that this is our part second. In part first we have discussed about कि D block element को transition elements क्यों कहते हैं. हमने ये देखा कि डी सब शेल की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उनकी पोजीशंस क्या होती हैं, कौन से ग्रुप तक, थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज. हमने देखा कि डी ब्लॉक के अंदर ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, दैट्स व्हाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज नोन एज इनर ट्रांजिशन elements. General properties of transition elements. We will discuss general properties of D block elements, and first properties are physical properties. Nearly all transition element displays typical metallic properties. जितने भी D block elements होंगे typical कैसे होते हैं, metallic nature के होते हैं. अब metals की property क्या क्या होती है, such as high tensile strength, ductility, malleability. What are ductility and malleability? We can put it metal into thin sheets, or we can change into wires. That's property is known as ductility and malleability, कि हम metal को sheets में भी convert कर सकते हैं और wires में भी convert कर सकते हैं. High thermal and electrical conductivity and also of metallic cluster. जो ये metals होते हैं ये कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं. The transition metals, with exception zinc, cadmium and mercury, are very much hard volatility. जो zinc, cadmium और Hg होते हैं ये volatile होते हैं. Now, the melting point of metals are attributed to the involvement of the number of electrons n-1d. मैंने आपको कल भी समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1d 1 to 10 ns2 1 to 2. तो d के जो शेल्स होते हैं दैट इज पेनल्टीमेट. जो वैलेंस शेल से एक पहले फर्स्ट शेल होती है, वैलेंस शेल के पहली शेल, उसके साथ वाली जो शेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल कहते हैं. सो डी, अब हम कहते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. क्यों होता है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा. सो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो क्या करते हैं, इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल राइजेस मैक्सिमम, कहाँ तक मैक्सिमम राइज करता है, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक. क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 डी सब शेल की अगर हम बात करें तो 5 तक डी में मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो 5 तक सिंगली फिल्ड होंगे. अब देखिए अनपेयर्ड कितने हैं, मैक्सिमम 5. अगर हम D6 की बात करें तो D6 क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. अब देखिए कितने अनपेयर्ड है, 4. D7 की बात करें तो अनपेयर्ड कितने रहेंगे, 3 रहेंगे. तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, D5. तो D5 में क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा. बट एक्सेप्शन फॉर एनोमोलस बिहेवियर ऑफ Mn एंड Tc fall regularly as the atomic number increases. बट यहाँ पे Mn और Tc में क्या आ जाती है, एक्सेप्शन आ जाती है इन केसेस में. जैसे कि देखिए स्केनेडियम की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, दैट इज 3d14s2. तो अनपेयर्ड कितने हैं, 1. इन केस ऑफ Ti इट इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हेयर, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हेयर, 4 हेयर, 5 एंड नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 1 एंड लास्ट वन इज 0. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट होगा. वाई, बिकॉज वहां पे क्या हो जाती है, इंटरमेटालिक बॉन्डिंग हो जाती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उनको तोड़ना जो है वो मुश्किल होता है. नाउ वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. मेनली हम फर्स्ट सीरीज की बात करेंगे कि एटॉमिक और आयनिक साइज में क्या वेरिएशन होता है. So in general, ions of same charge in given series show progression decrease in radius with increase in atomic number. देखिए जैसे जैसे क्या बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम सब शेल में आ रहे हैं, सेम सब शेल में आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो इंटरेक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैलेंस शेल में, वैसे वैसे न्यूक्लियस में क्या बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ता है। जितना नेगेटिव चार्ज आया उतना ही न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज आया, और एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाती है बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जिसकी वजह से साइज जो है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा साइज क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। क्यों होगा? क्योंकि सब किस में जा रहे हैं, डी में जा रहे हैं। जो आपका शेल है वो सेम है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में क्या इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और साइज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने की वजह से साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ओके, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ तो एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें, जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो एटॉमिक साइज जो है वो कैसा होगा, डिक्रीज होगा। बट डाउन द ग्रुप ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट हियर इन केस जैसे जैसे आप TI से ZR जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। बट अगर आप ZR से HF जाएंगे तो साइज जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। ZR, जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव सेम साइज, सेम एटॉमिक साइज। वाई? एटॉमिक साइज जो है सेम होता है। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? आप देख सकते हैं कि HF से पहले क्या आती है, लेंथेनॉइड सीरीज होती है, जो कौन सी होती है, एफ ब्लॉक एलिमेंट की। LA से LU, 52 से 71 क्या होते हैं, लेंथेनॉइड्स होते हैं। अब लेंथेनॉइड्स में जैसे जैसे हम जाते हैं तो इतना ज्यादा साइज इंक्रीज नहीं होता जितना होना चाहिए, और हम ये कहें कि इतना साइज में डिफरेंस नहीं होता जितना होना चाहिए। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन is somehow similar to observe in ordinary transition series, is attributed to the same cause, that the imperfect shielding effect of one electron by another in the same set. अब यहाँ पे एक चीज आई है, that is shielding effect. What is shielding effect? What is shielding effect? अगर हम आपको एक एग्जांपल से बताएं कि shielding effect होता क्या है, तो shielding effect में हम देखते हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कितनी हो सकती है। अगर बीच में S सब शेल है तो S क्या करेगा, इस इंटरेक्शन को क्या कर देगा, वीक कर देगा, और जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आ रही है ये उसको क्या कर लेगा, एक तरीके से शील्ड कर लेगा। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से इतनी अट्रैक्शन नहीं बनाने देगा। तो S की सबसे ज्यादा, देन P, देन D एंड देन F, ये होता है। अब जैसे जैसे हम बात करें किसकी, लेंथेनॉइड सीरीज की, जब हम लेंथेनॉइड सीरीज की बात करें तो F का शील्डिंग इफेक्ट जो है सबसे पुअर होता है। F का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है तो क्या होता है, जो F के सामने साथ S है वो न्यूक्लियस से क्या होगा, स्ट्रांगली बाउंड होगा। देखिए अब F तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को नहीं रोक पा रहा, तो न्यूक्लियस जो है डायरेक्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s से क्या, सॉरी नॉट 4s, यहाँ पे S ऑर्बिटल से क्या कर लेगा, इजिली इंटरेक्ट करेगा, और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। दैट्स व्हाई हियर इन दैट केस इट कम्स लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दैट्स व्हाई HF and ZR have same atomic, HF and ZR having same atomic size, same atomic size. सो थैंक यू, होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।